694 पे अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। अब रेस्ट्रिक्टिव क्या है? 90% केसेस में क्या हो रहा होता है कि लंग्स की फिब्रोसिस हो जाती है, और लंग्स की फिब्रोसिस होने की वजह से वो लंग क्या होती है, एक्सपेंड नहीं हो पाती सही से। एक्सपेंड नहीं हो पाती तो क्या होगा, अल्टीमेटली लंग्स के वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल, टोटल लंग कैपेसिटी, ये सारे कम हो जाते हैं। ये हमें मिलता है, दिस इज नोन एज रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑन व्हाट, ऑन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। स्पायरोमेट्री इज अ टाइप ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये आपने सवाल पूछा था ना। तो अब देखें, ये समझ आ गया रेस्ट्रिक्टिव में क्या हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर FEV1 थोड़ी कम होती है और फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी FVC बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसकी वजह से ये जो रेशो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम आते हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस पे। जो मैंने क्या बोला, ज्यादातर केसेस में फिब्रोसिस होती है लेकिन सब में नहीं। वो कैसे? तो जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस है, बेसिकली उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो इंटरनल लंग इशू, जिसको हम फिब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पढ़ते हैं। दूसरा क्या, कि कोई दूसरा फैक्टर है जिसमें लंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरा इशू है जिसकी वजह से लंग सही से एक्सपेंड नहीं हो पा रही। लंग्स के वॉल्यूम इतने नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम लंग्स को सही से एक्सपेंड कर पाए, सही से रेस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन कर पाए। तो मुझे एक बात बताएं, मजहर बताएगा, ये जो ए ग्रेडियंट होता है एक चीज, वो क्या होता था कि एल्वेलाई के अंदर एयर कितनी है और ब्लड के अंदर कितनी जा रही है, पहली बात। और वो कितना होता था, नॉर्मली 10 होता था। वो बढ़ जाता है कब, जब एल्वेलाई की वॉल्स जो है वो थिक हो जाए, यानी कोई लंग की पैथोलॉजी हो। एक और चीज होती है DLCO, ये आप पहली बार सुन रहे हैं, डिफ्यूजन, आई डोंट नो फुल फॉर्म क्या है, बहरहाल डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से कुछ होता है। उसके अंदर हम क्या मेजर करते हैं, हम पेशेंट को स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कराते हैं और फिर देखते हैं कि वो एल्वेलाई से कितना डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर जा रही है। तो वो भी इनडायरेक्टली हमें क्या बता रही होती है कि एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूजन कितनी अच्छी है। तो DLCO नॉर्मल होगी जब एल्वेलाई नॉर्मल होंगे, और अगर एल्वेलाई थिकेंड होंगे, फिब्रोस्ड होंगे, तो DLCO क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एल्वेलाई से ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगी। समझ में आ गई? ये आ गया। तो मुझे बताएं कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में ए ग्रेडियंट कम होगा या ज्यादा होगा मदर, या नॉर्मल होगा? ए ग्रेडियंट, शाबाश डॉक्टर सोने, ज्यादा हो जाएगा ना, कि एल्वेलाई में एयर ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगी ड्यू टू थिकनिंग। और DLCO कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ये बात याद रखनी है। USMLE में ना, आप एक और चीज इस पेज के एंड पे मैं चले अभी बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ एरोज दिए हुए हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो भी आपके फर्स्ट एड में एरोज है ना भाई, मेहमान की PDF करो, वो भी क्या करते हैं, यहीं से उठा के वो PDF बना रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये रोज अच्छे से करने होते हैं। जो भी कम ज्यादा वाली चीजें होती हैं, यही आपके सवाल बन के आते हैं। तो अब हमने डिस्कस किया था दो बीमारियां इन द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, जहां पे एक में फिब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस है, अदर कोई दूसरी एबनॉर्मलिटी है जो कि लंग्स के अंदर नहीं है। इन दैट केस वी हैव व्हाट, सबसे पहले आता है सिवियर ओबेसिटी, 35-40 BMI है किसी का, तो वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि उसका एब्डोमेन, ऐसे चेस्ट वाल एक्सपेंड ही नहीं हो पाती, एब्डोमेन में जगह ही नहीं होती है फैट की वजह से। पहला आ गया समझ, उसमें भी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। दूसरा क्या हो सकता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, उसके अंदर क्या होगा, मसल्स की जो, ये जो हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स हैं, वो उनकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाती है क्रोनिकली, वो वीक हो जाते हैं। एम्फोटेरिक लेटरल स्क्लेरोसिस है। ये भी क्या है, ये भी एमायोट्रोफिक लेटरल, चले भाई ALS, ये भी क्या है, ये भी दिस इज अ फॉर्म ऑफ मसल डैमेज, गुलियान बेरी सिंड्रोम है। ये सब हम न्यूरो में पढ़ेंगे। बहरहाल इन सबके अंदर क्या हो रहा होता है, मसल्स वीक होती है।
मसल वीक होंगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन सही से नहीं हो पाएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। और इनके अंदर डीएलसीओ कम होगा और ए ग्रेडियंट बढ़ा हुआ होगा। सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे तो मसला तो बाहर है ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये डीएलसीओ कम हो रहा है? एलवेलाय तो नॉर्मल है, तो ए ग्रेडियंट भी नॉर्मल होगा, डीएलसीओ भी नॉर्मल हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो ज्यादा हो उल्टा, और ए ग्रेडियंट हो सकता है कि उल्टा कम हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगी ऑक्सीजन। तो इनके अंदर एल्वेलाय नॉर्मल है, ये फर्क जरूर याद रखें बच्चों। और जो अब हम आते हैं जहां पे डीएलसीओ और ए ग्रेडियंट दोनों एबनॉर्मल होते हैं, दोज आर नोन एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस। और उनके अंदर क्या हो रहा होता है, व्हाट व्हाई दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस? लंग्स के अंदर हो रहा है। इंटरस्टिशियम पता है किस चीज को बोलते हैं? हमने अभी तक कौन सी बीमारियां पढ़ रही हैं, जो एल्वेलाय को एम्फाइसीमा, आखिरी हमने ये पढ़ी थी। अब ये जो एल्वेलाय की वॉल है ना, उसको एक और वॉल ऐसे सराउंड कर रही होती है, और वो बहुत पतली लेयर होती है, वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है जो कि स्क्वेमस सेल को सपोर्ट कर रहा होता है। दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियम। वरना ये बहुत थिन माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है इन इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन वंस अगेन, इस इस वॉल के अंदर जो एल्वेलाई को सपोर्ट कर रही है, जिसको हम लंग पेरेन्काइमा, लंग इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं, उसकी बार बार इन्फ्लामेशन की वजह से उसकी थिकनिंग हो जाती है। और वो थिकनिंग अल्टीमेटली क्या करती है, एक तो डीएलसीओ को कम कर देती है, ए ग्रेडियंट को बढ़ा देती है, अल्टीमेटली उसकी फाइब्रोसिस की वजह से एल्वेलाई से एक्सपेंड भी नहीं कर पाते। समझ आ गया? सोचो एल्वेलाय को एक चीज ऐसे सराउंड करती है, वो एक नॉर्मल टिश्यू था, अब उसका क्या पक्का फाइब्रस टिश्यू बन गया है। तो अब क्या होगा, हर एल्वेलाय एक्सपेंड करने में उसको मसला हो रहा होगा। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड व्हाट, बिहाइंड टू टाइप्स जो हमने डिस्कस किए हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के, और इंटरस्टिशियल भी। अब आई होप कि आपको समझ आ गया कि आखिर ये क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहे, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई दोनों बातें। तो अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल के टाइप्स। हमने उस वाले तो कर लिए ना, चेस्ट वाले एब्नॉर्मलिटी है, माइस्थीनिया है, भाई ओबेसिटी है, ये तो हमने कर लिया ना। अब इसके टाइप क्या हो सकते हैं, इसके टाइप हम आज आगे यही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके टाइप हम डिटेल में करेंगे। उसमें से एक है सार्कोइडोसिस, एक है इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस, दूसरा है न्यूमोकोनियोसिस जिनको हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस भी कहते हैं, तीसरा है आपके पास तीसरा है आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। आज के टॉपिक में ये चार हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अदर कॉजेज के क्या हो सकते हैं, ड्रग्स, कोई पेशेंट दवाइयां ले रहा है, उसकी वजह से भी लंग्स की इंफ्लामेशन और फाइब्रोसिस होती है, पता है। और वो दवाई हम स्टार्ट करने से पहले पेशेंट की क्या करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और जब तक उस दवाई पे होता है हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते रहते हैं कि आया इसको क्या हो, ऐसे ना हो उसको फाइब्रोसिस डेवलप हो और हमें पता ही ना हो, हम उसकी पूरी लंग्स खराब कर दें। तो वो दवाई कौन सी है, डू यू नो दैट? एक है मीथोट्रिक्सेट, लंग फिब्रोसिस कराती है, वो किसके लिए यूज होती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में। दूसरी है ब्लियोमाइसिन, वो कहाँ पे यूज होती है, एंटी ट्यूमर ड्रग है हॉस्किन लिम्फोमा में। तीसरी है हमारे पास, वो और ज्यादा कॉमनली यूज होती है, अमायोड्रोन। अमायोड्रोन क्या है, एरिथमिया, हार्ट की इरेगुलर रिदम में यूज होती है। अगर इनको क्रोनिकली यूज करें तो देयर इज रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट, लंग फिब्रोसिस। ये तीनों नाम याद रखते हैं आप बच्चों ने, ठीक है। इसके अलावा और क्या कॉज हो सकता है, एक कॉज लिखा हुआ है ग्रेन्युलोमेटोसिस विद पोलिएंजाइटिस। ये क्या चीज है भाई, ये एक टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस है, हम जरूर पढ़ेंगे, अभी छोड़ दें, अभी नाम याद कर लें। देन वी हैव एक और है रेडिएशन इंड्यूस लंग इंजरी। वो क्या चीज है, यानी कि पेशेंट का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, रेडियोथेरेपी हुई, उसके बाद उसको क्या हुआ, इनिशियली क्या होता है, रेडिएशन लगी तो इनिशियल डैमेज, डिस्निया, ट्रेकिपीनिया वगैरह, फीवर, मत क्रोनिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चोट लगती है तो पहले क्या होता है, दर्द और रेडनेस और ये, तो रेडिएशन हुई तो पहले थोड़ी बहुत डिस्निया और ये सब चीजें, अल्टीमेटली चोट लगने के एक 15 दिन बाद क्या होता है वहां पे, फाइब्रोसिस। तो रेडिएशन इंड्यूस फाइब्रोसिस हो जाता है।
कौन से पेशेंट्स में? जिनको हम चेस्ट थेरेपी, जो रेडियोथेरेपी दे रहे होते हैं किसी भी कैंसर के लिए, ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के लिए दी जाती है, मे बी लंग कैंसर के लिए दी जाती है, तो उसका भी एक साइड इफेक्ट है क्या? दिस फिब्रोसिस। इसके अलावा दूसरे जो भी कॉजेज हैं हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप लोग इसको रीड दे दें। Now we are continuing page number 694 and we have already discussed about generally about restrictive lung diseases. तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये हो रहा है, ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। अब मैं सिर्फ डिजीज के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा और जल्दी से हमें खत्म भी करना है। द फर्स्ट डिजीज वी हैव इज इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस। ये क्या चीज है? एक पल्मोनरी फिब्रोसिस हो रहा है विच इज वॉट? इडियोपैथिक, यानी अननोन कॉज है। ये केस कैसे आता है? वी हैव अ 40-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड इन द ओपीडी विद द क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ डिस्निया विच इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि पहले थोड़ी थी, अब बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पेशेंट हैज आल्सो अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लाइक ड्राई कफ सिंस 2 years। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन आपको क्या सुनाई दे रहे हैं? यू आर जब आप ऑस्कल्टेशन कर रहे हो तो आपको क्या सुनाई दे रहे हैं? क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं। दूसरा, जब आप पेशेंट की एग्जामिनेशन की तो आपको क्या नजर आया? ये है क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, नेल की क्लबिंग आपको नजर आ रही है। एंड द थर्ड थिंग, जब आपने इस पेशेंट की क्या की? सीटी स्कैन कराई, चेस्ट की फॉर द फर्दर डायग्नोसिस, तो दैट शोज हनीकॉम्ब पैटर्न ऑफ द वाट? ऑफ द लंग्स। Now, what is the most likely diagnosis? This is a typical case of idiopathic pulmonary fibrosis. सर ये क्या चीज है? सर this is what? Unknown cause, जिसके अंदर क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बार बार एक साइकिल से गुजरता है ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड व्हाट? टीजीएफ बीटा वो सीक्रेट करते हैं और वो क्या करा रहा होता है? फाइब्रोसिस। ये साइकिल्स चल रही होती हैं बट कॉज इज अननोन। अब हो क्या रहा होता है इस पेशेंट के अंदर? ये पेशेंट बेचारा नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, नो हिस्ट्री ऑफ कोई भी मसला। दिस इज व्हाट? जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। सम व्हाट स्मोकिंग भी इसका रिस्क फैक्टर है, बट लाजमी नहीं है कि पेशेंट स्मोकर हो। सही है। बार बार उसको क्या हो रही होती है? खुद ब खुद क्या? इन्फ्लामेशन फाइब्रोसिस, इन्फ्लामेशन फाइब्रोसिस। तो पेशेंट कैसे आ रहा होता है? विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिस्निया। आप उसकी ऑस्कल्टेशन करेंगे तो क्रैकल्स, एक्सरे कराया तो इनिशियली क्या होता है? रेटिक्यूलर ओपेसिटीज नजर आती है ड्यू टू फाइब्रोसिस। अब सर ये ओपेसिटीज क्या है, ये रेटिक्यूलर क्या है? रेटिक्यूलर मतलब मेश लाइक, नेट की तरह। नेट तो देखी है ना। और ओपेसिटी का क्या मतलब है? वो चीज जो एक्सरे पे हमें व्हाइटिश नजर आए। एयर कैसी होती है? ब्लैक। जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो हमें क्या नजर आएगा? व्हाइटिश। इनिशियली हम जब इनका एक्सरे कराते हैं तो हमें पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज, यानी पेरिफेरल रंग में नेट लाइक फाइब्रस हमें टिश्यू नजर आता है। अल्टीमेटली ये इतना ज्यादा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है। एक बड़ी नेट आप इमेजिन करें और एक हनी कॉम्ब को इमेजिन करें, तो वो जब बहुत डिटेल में फाइब्रोसिस हो जाती है, बहुत क्रोनिक एंड स्टेज में पहुंच जाता है, तो अगर हम लंग्स को ऐसे उठा के देखते हैं ना सीटी स्कैन में, तो हमें क्या नजर आ रहा होता है? इतनी फिब्रोसिस के वो हनी के कॉम्ब की तरह नजर आती है। तो दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट? इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। आप अगर कोई अदील कॉज इसका क्या है? इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब ही यही होता है कि अननोन कॉज है। सही है भाई। और इसके अंदर दूसरा क्या बस आपको जरूर पता हो कि ड्यू टू दैट इंजरी टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कम हो जाते। इंजरी होती थी, टाइप 1 कम होते थे, तो कौन से एक्टिवेट होते थे? टाइप 2 न्यूमोसाइट बढ़ जाएंगे। और फिब्रोसिस हो रही है तो फिब्रोब्लास्ट बढ़े हुए मिले। समझ आ गया। और क्रोनिकली लंग के फिब्रोसिस क्या कराता है? राइट साइडेड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ये भी। और जाहिर सी बात है इन्फ्लामेशन है तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर आल्सो। ये समझ आ गई बात? आपको भी आ गई। चले भाई। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ये क्या चीज है भाई?
अब दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मगर हम क्या बोलते हैं, क्या चीज होती है, आपने वो सुने थे, मैंने भेजा था कि सुन लो, थर्ड ईयर के टॉपिक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या चीज होती है कि पेशेंट का एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स होता है फॉरेन एंटीजन से। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, इसका क्या मतलब है कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है ऑफ द न्यूमोसाइट टू सम व्हाट, टू सम एंटीजन, जिसमें इनकी क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है। और ये कौन सा रिस्पॉन्स होता है, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं किसमें, फार्मर्स में, जो कि क्या उनके जो मोल्डी है वगैरह या डस्ट एक्सपोजर के बाद होता है। और किसके अंदर होता है, बर्ड फेंसर्स के अंदर होता है। किसकी वजह से, वो जो बर्ड्स की फीसेस है ना, उनसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है उनको। प्रेजेंट कैसे करता है भाई, 18 ईयर ओल्ड भाई, बर्ड्स का शौकीन बंदा आपके पास आया है विद द कंप्लेन ऑफ व्हाट, severe dyspnea, respiratory distress, decreased SpO2, along with fever, which started 15 minutes after he was washing the cage of the birds. सही है भाई। और दिस इज द लाइक फोर्थ टू फिफ्थ एपिसोड जो कि इसको हो रहा है, और आपने क्या किया, इसको न्यूबिलाइज किया और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए तो वो ठीक हो गया। अगर पेशेंट ने अपना एक्सपोजर इनसे नहीं कम किया तो पेशेंट इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग कैंसर, एआरडीएस या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। पल्मोनरी फाइब्रोसिस ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, होता क्या है, अक्यूटली ये एपिसोड कैसे आ रहे होते, इसी तरह से फार्मर है, बुखार हुआ, डिस्पिया हुई, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इनहेल किया इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ। अब अगर वो ख्याल नहीं करेंगे, बार बार एक्सपोजर होता जाएगा, बार बार इन्फ्लामेशन होती जाएगी, तो अल्टीमेटली वो क्या करा देती है, इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस। समझ में आ गई भाई, ये समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं एक और केस पे, जो कि हमारी नेक्स्ट डिजीज है। वो क्या केस है, हमारे पास एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट आई है with a complaint of what, mother, with the complaint of chronic history of dyspnea which is progressive in nature। सही है। आप जब उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि एक तो उसकी क्या है, पेरोटिड इनलार्जमेंट है। दूसरा वो बोल रही है मुझे बहुत अरसे से कॉन्स्टिपेशन और क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स भी है। सही है। पेरोटिड इनलार्जमेंट, क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड किडनी स्टोन्स, गौर से सुननी है ये बात मजर। और तीसरा उसको क्या हो रहा है, अभी जो लेके आई है क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ डिस्निया। आपने क्या किया, उसको देखते हुए आपने चेस्ट एक्सरे कराया, तो आप क्या देख रहे हो, बायलेटरल जो हाइलर लिम्फ नोड्स है ना, उनकी क्या हो रही है, लिम्फ एडिनोपैथी, वो बड़े हो गए, उनकी कैल्सिफिकेशन हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी। आपने जब इस पेशेंट के कैल्शियम लेवल्स कराए तो नॉर्मल वैल्यू होता है 8 से 10, इसका कितना है, 14 to 15। अलॉन्ग विद पेशेंट वो भी बोल रही है कि उसको जो है वो कभी कभी एंटीरियर शिन्स पे, घुटनों पे क्या होता है, कुछ अलग तरह के ऐसे रेड मैक्यूल्स बन जाते हैं जो इंतहाई पेनफुल होते हैं। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, दिस इज द टिपिकल केस। एट द एंड आपको इन सब बातों का मतलब पता होना चाहिए। दिस इज द टिपिकल केस ऑफ सार्कोइडोसिस। ये क्या सर, ये क्या आ गया, ये क्या चीज है भाई, देखें, सार्कोइडोसिस इज वंस अगेन इडियोपैथिक। होता क्या है इसके अंदर, हमारा जो मैक्रोफेजेस है ना, जो इम्यून सेल्स है, अभी तक नहीं पता, वो एक अननोन एंटीजन के खिलाफ एक्टिवेट हो जाते हैं मदर। कौन, मैक्रोफेजेस। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, उस एंटीजन को फेगोसाइट करते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं है कौन सी है। वो एक्टिवेट होके क्या करते हैं, वो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस वो आगे एक्टिवेट करते हैं CD4 सेल्स को, और CD4 सेल्स दोबारा इंटरफ्यूरॉन गामा सीक्रेट करके उन मैक्रोफेजेस को और ज्यादा एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो एक विशियस साइकिल चल रही होती है, इम्यूनो में ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा, एक विशियस साइकिल चल रही होती है, क्या, अननोन एंटीजन मैक्रोफेजेस एंगल, B4 एक्टिवेट, B4 वंस अगेन
इंटरफ्यूरॉन गामा के थ्रू मैक्रोफेजेस, मोर मैक्रोफेजेस। अल्टीमेटली वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन कराते हैं। सर ये ग्रेन्युलोमा क्या चीज है, ये आपको तो आनी चाहिए, ये तो टेथों में है। ग्रेन्युलोमा क्या है, जब भी आपका इम्यून सिस्टम मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं ना, तो वो दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। एक क्या, एपिथेलियोइड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। और दूसरा क्या, ये मैक्रोफेजेस फ्यूज होके एक बड़ा सा सेल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायंट सेल बोल रहे होते हैं। ठीक है, जायंट सेल क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, बेसिकली फ्यूज मैक्रोफेजेस होते हैं। ये कब होता है, जब इम्यून सिस्टम किसी भी एंटीजन को खत्म नहीं कर सकता, तो क्या होता है, ये उसके गिर्द एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि बना होता है एपिथेलियोइड सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स का। बाहर उसके लिम्फोसाइट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट होते हैं, एक लेयरिंग बन जाती है उस एंटीजन के गिर्द, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्रेन्युलोमा। ये टिपिकल किसका है, चलो बताओ। टीबी के अंदर, लंग्स के अंदर ग्रेन्युलोमा बनते हैं। तो अगर ग्रेन्युलोमा के सेंटर पे नेक्रोसिस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं केविएटिंग ग्रेन्युलोमा। वो किसके अंदर होता है, टीबी के अंदर। अगर उसके अंदर देर नो सेंट्रल नेक्रोसिस, सिर्फ ग्रेन्युलोमा बना हुआ है, तो वो किसका टिपिकल है, सार्कोइडोसिस का। वो जो अननोन एंटीजन है, उसके खिलाफ क्या कर लिया उन्होंने, घेरा बना लिया। अब मसला क्या होता है भाई, ये जो ग्रेन्युलोमा है ना, ये हर ऑर्गन में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। लंग्स में, पेरोटिड ग्लैंड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स में, भाई एंटीरियर शिन्स पे। भाई दूसरा हमने क्या बोला था, आंखों के अंदर। अब ग्रेन्युलोमा आप ऐसे ना समझे इतना बड़ा होगा, वो माइक्रो ही होता है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। तो जहां जहां ये मदर जमा होगा, वहां वहां ये मसले कराएगा। कौन से भाई मसले, बायलेटरल पेरोटिड इनलार्जमेंट, इस पेशेंट को था ना। प्रोग्रेसिव डिस्निया, लंग्स में वो जमा हो रहा है, स्पेशली हाइलम में। दूसरा मैंने क्या बोला था, इंटीरियर शिन्स पे, तो वो क्या करा रहा होता है, वहां पे इन्फ्लामेशन उस टिश्यू की। और एंटीरियर शिन्स पे जब वो इन्फ्लामेशन करा रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एराइथीमा नोड्यूलम। दूसरा ये कहाँ जमा हो सकता है, आंखों के अंदर, तो वो क्या करता है, यूवीआइटिस, पेनफुल विजन। तीसरा वो फेशियल नर्व पाल्सी भी कराता है। तो पता है ये केस कैसे आ सकता है, ऐसे आएगा कि पेशेंट को क्या है, फेशियल नर्व पाल्सी है, अब हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, बताओ क्या है। बोलेंगे पेशेंट की इंटीरियर्स में पेन है, हमने एक्सरे किया तो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, बताओ क्या है। इसके अलावा बोलेंगे पेशेंट को क्या है, आंखों में यूवीआइटिस है, पेरोटिड इनलार्जमेंट है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, बताओ क्या है। तो हर तरह से आपने तैयार रहना होता है बीसीक्यू में। ये समझ आ गया। अब सवाल आखिरी आखिरी इस टॉपिक पे आता है कि इस पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया आखिर क्यों हो रही है। कैल्शियम बढ़ा हुआ है सर, वो क्यों बढ़ रहा है। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, अगर हमें याद हो, विटामिन डी क्या करती है, विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराती है, और उसको एक्टिवेट कौन करता है, किडनी में एक एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना एक्टिवेटेड, ये भी, इनके पास भी अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज होता है। जब ये पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, तो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में करते हैं। अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, कैल्शियम को बढ़ा देगा। तो वो कैल्शियम बढ़ा हुआ कैसे प्रेजेंट कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन्स के साथ। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, दूसरा एस एंजाइम भी होता है। तो इसकी वजह से इन पेशेंट्स में एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी सार्कोइडोसिस में बढ़ा हुआ होता है। ठीक है भाई। और तीसरा क्या, अगर हम इनका ब्रोंको एल्वेलर लवाज करें, तो इनके अंदर कौन से सेल्स बड़े होते हैं, पता है, CD4 सेल्स। क्यों, क्योंकि वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अब आप लोग इसको रीड दे दें, आपको डायग्राम दिखा दो इससे रिलेटेड। तो सार्कोइडोसिस से रिलेटेड भी है फ्यू डायग्राम्स, जो कि अभी मैं दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को ये बेहतर समझ आ जाए। तो सबसे पहले भी है, लेट मी फाइंड दिस फर्स्ट। यस, दिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जो हम
ओवरऑल पैटर्न, व्हाई दीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, इतने अलग अलग कॉजेस थे, सार्कोइडोसिस था, मे बी वी हैव ब्लियोमाइसिन, अमायोड्रोन कॉजिंग डेथ, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये इतने सारे कॉजेस थे, इनको हमने एक में क्यों रखा हुआ है? क्यों? क्योंकि सबका ऑलमोस्ट क्या करा रहे होते हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, सब ऑलमोस्ट सेम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग दिखा रहे होते हैं, सब ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न होता है कि क्रोनिक डिस्निया और ये सब चीजें, इस वजह से एक उनको एक उसमें रखा हुआ है। स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे भी हमें क्या मिल रहा होता है, एक ही वो मिल रहा होता है पैटर्न। तो अब देखें इसमें क्या नजर आ रहा है आपको। सबसे पहले ये बायलेटरल रेटिकुलर ओपेसिटीज नजर आ रही है। रेटिकुलर क्यों? इसको अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो फिब्रोसिस किस तरह नजर आ रहा है, ऐसे नेट की तरह नजर आ रहा है। और अगर ये बहुत सिवियर हो जाएगा, ये अभी इतना सिवियर नहीं है, चले सीटी में ये ज्यादा बेहतर नजर आता है, हनीकॉम्ब पैटर्न, मैंने बहुत जूम आउट किया हुआ है, तो ये देखें किस तरह से हमें सीटी नजर आ रही है, ये हनीकॉम्ब की तरह नजर आ रही है ना, ये पूरा व्हाइटिश जो एक सीटी के ऊपर आ गया, ये क्या है? दिस इज ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स। समझ आ गई ये बात आपको? ये सीटी स्कैन को अगर जूम करें तो कैसे लग रहा है? दिस लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब साइड वाला। ये तो आप बड़े से वेसल्स को देख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उसके साइड पे जो टिश्यू है लंग का, उसको देखना होता है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने पिक्चर ये, हाँ ये वाली बोल रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस ब्रोंकिएक्टेसिस, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? ये एक्सरे प्लीज बाय हार्ट याद कर लें, ये जरूर आता है। अब नेक्स्ट एक्सरे खोल लें, जो दो एक्सरे दिए हुआ है, इसमें हमें क्या एक चीज नजर आ रही है? हम नॉर्मली जो मैंने बोला था, आपको याद है जब हम एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कर रहे थे, अभी क्या खोला है दिखाएं, हाँ ये वाला। नॉर्मली हमें क्या नजर आता है, इतनी क्यों नजर आ जाती है जो हल्की फुल्की ओपेसिटीज है, लेकिन इस एक्सरे में क्या ज्यादा है, ये देखें, ये कितना ज्यादा हमें नजर आ रहा है, और ये किस जगह पर है? हाइलम की जगह पर है। तो दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, for this is known as hilar lymphadenopathy and it is very very typical for what, अगर ये bilateral होती है तो ये किसके टिपिकल है? सार्कोइडोसिस के लिए। समझ आ गई बात? सार्कोइडोसिस में हमें क्या मिलता है? बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। एक और पिक्चर मैंने रखी है, वो ये है, देखिए ये क्या चीज है। दिस इज अ टिपिकल पिक्चर, किस तरह से एक ग्रेन्युलोमा बन रहा होता है। उसके अंदर क्या है? सेंटर के अंदर दिस जायंट सेल, उससे साथ में सेंटर में क्या हो रहा होता है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस है तो ये कौन सा ग्रेन्युलोमा है? केजिएटिक। किसके अंदर होता है कॉमनली? टीबी के अंदर। दूसरा एपिथेलॉइड मैक्रोफेज है, प्लाज्मा सेल होता है, अल्टीमेटली बाहर इसको क्या कवर कर लेते हैं? फिब्रोब्लास्ट। तो मैक्रोफेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके? टीबी के। ये जरूर पता हो आपको। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक आने वाली है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आज का आखिरी टॉपिक, विच इज अबाउट व्हाट? विच इज अबाउट न्यूमोकोनियोसिस। मीजोथीलियोमा मैंने नहीं कराया, मुझे पता है, फिक्र ना करें। न्यूमोकोनियोसिस क्या चीज है भाई? न्यूमोकोनियोसिस आर स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में, रेस्पो में जरूर आप पढ़ेंगे। Pneumoconiosis is a spectrum of disorders simply which causes what? Interstitial lung disease, pulmonary function पे क्या? Restrictive pattern, but it is, these are occupational lung diseases हैं ये। यानी इनके अंदर कुछ occupations में कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है उनमें से किसी का एक्सपोजर हो जाता है और वो फॉरेन बॉडी इनहेल करते हैं, जैसे कि कोल वर्कर न्यूमोनियो न्यूमोकोनियोसिस, जो कि किसके वर्कर होते हैं? कोल इंडस्ट्री में। जैसे कि कुछ सैंड ब्लास्टिंग या सेलिका जिसमें यूज हो। सेलिका समझ रहे हो किस चीज को बोलते हैं? वारी, हिंदी में। सही है, तो सेलिका इंडस्ट्री होती है, उसका जो भी काम हो रहा होता है। कुछ लोग जो है वो शिप यार्ड जो बना रहे होते हैं, कुछ लोग जो एरोप्लेन बना रहे होते हैं, तो उनका बेरिलियम से होता है। सेलिका में किस चीज का होता है? सेलिका खुद एक पार्टिकल है सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में। अल्टीमेटली इन सब ऑक्यूपेशंस में होता क्या है? वो इनगल्फ करते हैं, थोड़ा बहुत मुंह में जा रहा होता है, वो इनहेल करते हैं अल्टीमेटली, और इनहेलेशन के बाद उनके मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? उस पार्टिकल को खा लेते हैं।
खाते हैं जब ना, तो वो क्या, इन्फ्लामेशन इंड्यूस करते हैं। इन्फ्लामेशन एक दिन में नहीं होती, इसके लिए एटलीस्ट 10-20 साल का एक्सपोजर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि मिट्टी कितनी ही जाती होगी अंदर, बहुत मिनिमम अमाउंट में, आधी क्लियर होती होगी, थोड़ी बचती होगी किसके अंदर, रेस्पिरेटरी एल्वेलाई के अंदर है। अल्टीमेटली मैक्रोफेजेस वो इनगल्फ करते हैं और वो क्या कराते हैं, दीज डिजीजेस, जो कि हर डिजीज हर एक्सपोजर से जानी जाती है। और हर डिजीज में आपने क्या याद रखनी है, 3 चीजें। क्या? डिजीज का नाम, एक्सपोजर किस चीज का होता है, और वो एक्सपोजर कौन सी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है, तीसरा उसकी कोई स्पेशल पॉइंट है तो। बाकी तो आपको पता है ना, ये रेस्ट्रिक्टिव है, फाइब्रोसिस होगी, रेस्ट्रिक्टिव पेट्रन आएगा, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है, इट इज नोन एज बेरीलियोसिस। बेरीलियोसिस क्या चीज है, आपने एक ही चीज याद रखनी है कि दिस इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, एरोस्पेस। जो एरोस्पेस में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, बेरीलियोसिस होती है, बस। इसमें और कुछ भी याद नहीं। बाकी बार बार बताऊं, फिब्रोसिस, इंटरस्टिशियल, ये रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न नहीं ना, आपको वो पता है। देन वी हैव एस्बेस्टोस। व्हाट इज एस्बेस्टोस? एस्बेस्टोस इज अ पार्टिकल जो कि कौन सी जगहों पे होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में होता है। एक तो वो लोग जो शिप बिल्डिंग करते हैं, शिप्स बनाते हैं, प्लम्बिंग करते हैं, प्लम्बर्स के अंदर। और दूसरा जो रूफ बना रहे होते हैं ना, इंसुलेशन का काम जो करते हैं, रूफ जो यूरोपियन कंट्रीज में बनती है वो इंसुलेटरी मटेरियल से, ताकि ठंड से बचा जा सके। ये हमारे वाली नहीं रूफ, ठीक है, जो ब्रिक से बनती है। तो बहरहाल, रूफिंग, प्लम्बिंग एंड शिप वर्कर्स में अंदर कौन सा काम हो रहा होता है, एस्बेस्टोस हो रही होती है। और एस्बेस्टोस क्या है, एक पार्टिकल होता है उनके अंदर, जब वो इनहेल कर लेते हैं तो दैट कॉजेज व्हाट, फिब्रोसिस ऑफ द लंग। बट इसकी क्या चीज याद रखनी है, इसके स्पेशल पॉइंट्स हैं कुछ, वो क्या है। सबसे पहले तो एस्बेस्टोस कॉजेज एक वाहिद कैंसर जो पीछे लिखा हुआ था, इट कॉजेज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग, एक तो लंग कैंसर या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। दूसरा एक दुनिया में कैंसर है विच इज नोन एज मीजियोथीलियोमा। वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, एक ही कॉज है उसका, क्या, एस्बेस्टोस एक्सपोजर। मीजोथीलियोमा होता ही किसके लिए है, एस्बेस्टोसिस के लिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, सवाल जब आए कि एस्बेस्टोस किसका रिस्क बढ़ाता है सबसे ज्यादा, ऑप्शन आए लंग कैंसर और मीजोथीलियोमा, तो आप क्या टिक करोगे, नहीं, सबसे ज्यादा बढ़ाता है वो लंग कैंसर का, लेकिन मीजोथीलियोमा भी कराता है, लेकिन वो रेयर केसेस में, ये बताओ। अच्छा, अगर आए कि व्हाट इज द ओनली कॉज ऑफ मीजोथीलियोमा, व्हाट इज द कॉज ऑफ मीजोथीलियोमा, तो फिर एस्बेस्टोस, या एस्बेस्टोस काजेस अ पर्टिकुलर कैंसर टाइप जो कि किसी और वजह से नहीं होता, तो वो क्या है, मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियोमा क्या चीज है, ये जो प्लूरा है ना, उसका कैंसर। और पता है इसमें खास बात क्या होती है, प्लूरा कहाँ होती है, साइड पे ना। तो एस्बेस्टोस के अंदर जब ये प्लूरल कैंसर कराता है, तो हमें साइड पे से, लंग्स के एंड पे हमें क्या नजर आता है, वो फिब्रोस प्लाक नजर आता है। और प्लूरा के अंदर क्या होता है, फ्लूइड जमा होता है ना, तो दिस इज हाईली एसोसिएटेड विथ व्हाट, प्लूरल इफिजन। पेशेंट आता है बार बार, उसको हिस्ट्री आप किसकी हो रही है, प्लूरल इफिजन्स की हो रही है। आप सीटी स्कैन कराते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है, प्लूरल मास। आपसे हिस्ट्री लेते हो तो वो क्या बोलता है, वो शिप बिल्डिंग या मे बी रूफिंग का काम करता है, या मे बी प्लम्बर है 20 सालों से। समझ आ गई? तो ये सारी खास बातें थी किसके अंदर, एस्बेस्टोस के अंदर। और दूसरी बात, जब आप इसकी बायोप्सी लेते हैं तो पता है किस तरह के होते हैं, डम्बेल शेप इसके क्रिस्टल्स होते हैं। डम्बेल कैसी होती है, वो जो उठाते हैं, सही है, जिम के अंदर उस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, ये बताओ। देन वी हैव कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। ये किसके अंदर हो रहा होता है, ये उन पेशेंट्स के होता है जो कोल एक्सपोजर, यानी जो कोयले की खदानों में काम करते हैं भाई, चलो, या ये पहले बहुत होता था, अब बहुत रेयर हो गया है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, लंग्स जो है वो ब्लैक हो जाती है, इसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहा जाता है, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस को। और दूसरा ये किसकी वजह से होता है, दूसरा ये कहलाता है एंथ्रेकोसिस, इसका एक टाइप है। ये पता है किन में होता है,
जो शहरों में रहते हैं ना, उनको पॉल्यूशन इनहेल कर करके उनकी लंग ब्लैक हो जाती है। इतनी ज्यादा नहीं, न्यूमोकोनियोसिस की तरह नहीं, लेकिन लंग ब्लैक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेकोसिस। और इसकी एक एसोसिएशन है, जैसे सिमेटर ट्राइड था ना, इसमें भी एक ट्राइड आता है कि एक ही पेशेंट के अंदर मदर क्या हो, ये कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस हो, ब्लैक लंग हो, रुमेटाइड आर्थराइटिस हो, और हम जब एक्सरे करें तो आपको पल्मोनरी नोड्यूल नजर आए ना, तो दिस इज नोन एज व्हाट, ये आता है, क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज कैप्लान सिंड्रोम। क्या, पेशेंट को क्या है, रोमेटाइड आर्थराइटिस, न्यूमोकोनियोसिस, एंड थर्ड इज पल्मोनरी नोड्यूल्स, तो दिस इज नोन एज व्हाट, कैप्लान सिंड्रोम। इसमें देखिए इतनी पढ़ाने की बात नहीं है, इसमें याद करने की है, तभी कोई एक्सप्लेनेशन क्या, मैं इतना नहीं बता रहा। द लास्ट स्टेज पे है सेलिकोसिस, ये भी एस्बेस्टोस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, ये उन लोगों में होता है जो कि मिरर शीशा वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री में होते हैं, सैंड ब्लास्टिंग में होते हैं, जो माइंस खदानों में काम कर रहे होते हैं, इन लोगों के अंदर होता है। और ये किस तरह से प्रेजेंट करता है, एक शेल की तरह, अंडे का जो शेल होता है ना, उसकी तरह वो उसके वो बना रही होती है कैल्सिफिकेशन। पहली बात तो ये, इससे भी खास बात पता है इसके अंदर क्या होती है, मैंने क्या बोला था, ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस इनगल्फ करता है, ठीक है। तो ये क्या कराती है, क्रोनिकली मदर जब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, सेलिका एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना, तो मैक्रोफेजेस का डिसफंक्शन हो जाता है। मैक्रोफेजेस का डिसफंक्शन हुआ तो कौन सी बीमारी का रिस्क बढ़ जाएगा, मैंने बोला था लंग्स में मैक्रोफेजेस एक डिजीज से बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। कौन सी है मदर, अभी हमने बात की, शाबाश डॉक्टर सवेरा। तो दे कॉजेज इंक्रीज रिस्क ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी, दिस इज वेरी हाईली एसोसिएटेड विथ व्हाट, सेलिकोसिस, आपने याद रखना है ये, ठीक है भाई। क्या, टीबी की रीएक्टिवेशन ड्यू टू मैक्रोफेज डिसफंक्शन इज हाईली एसोसिएटेड विथ व्हाट, सेलिकोसिस। अब डायग्राम देख ले, उसके थ्रू हम, मैं बस आपको दिखा दूं ये क्या चीजें हमने डिस्कस की है अभी। सबसे पहले ये क्या नजर आ रहा है, ए में ये जो तीन पिक्चर्स है, ये वाली, दिस इज व्हाट, प्लूरल आपको थिकनिंग्स नजर आती है, और प्लूरल थिकनिंग किसमें थी अदीन, एस्बेस्टोस में। लास्ट वी हैव दिस, सी में क्या है, ग्रेन्युलोमा, लग रहा है ना, देखो ग्रेन्युलोमा की तरह मल्टीपल सेल है, ऐसे सराउंड कर रहे हैं। एंड बी में हमें क्या नजर आ रहा होता है, वो जो डम्बेल शेप रॉड तरह की है ना, डम्बेल शेप रॉड कहाँ मिल रही थी, आप बोलेंगे सर ये डम्बेल तो नहीं लग रही, बट आपका बुक बोल रहा है, मैं क्या करूं। तो बहरहाल ये रॉड किसमें मिलती थी, एस्बेस्टोसिस में। अब आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि ये हमने अभी क्या टॉपिक पढ़ी है, ये कहाँ यूज होती है। तो फॉर लर्निंग पर्पसेस देखें, ये क्या चीजें थी, न्यूमोकोनियोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस है, ये उन पेशेंट्स में होती हैं जिनके ये ऑक्यूपेशन होते हैं। आपने चार नाम याद रखने, एस्बेस्टोस किन के अंदर होता है, शिप बिल्डिंग, रूफिंग और ये वाले, उनके अंदर खास बात क्या थी कि ये फ्रोजीनस बॉडी डम्बेल शेप, और दूसरा मीजोथीलियोमा का रिस्क बढ़ाते हैं। ये याद करना है, और क्या याद करना है, रट्टा लगाना है। तीसरा, आप कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस, ब्लैक लंग डिजीज एसोसिएटेड विद केपलान सिंड्रोम। केपलान क्या सिंड्रोम है कि रोमेटाइड आर्थराइटिस होगी, पल्मोनरी नोड्यूल और न्यूमोकोनियोसिस। तीसरा आपने क्या पढ़ा था, बेरिलियम बेरिलियोसिस, वो किसके साथ है, एरोस्पेस के साथ, बात ही खत्म। चौथा आपने आखिरी क्या पढ़ा, सेलिकोसिस, विच इज एसोसिएटेड विद सैंड ब्लास्टिंग और ये माइंस वाली इंडस्ट्री के साथ, उसके अंदर क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट, टीबी रीएक्टिवेशन और एक सेल क्लासिफिकेशन, दैट्स इट। और दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसको रीड जरूर दे दीजिएगा।